प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय व्याकरण उपविषय शब्द व पद में अंतर, पदबंध, शब्द के भेद, विकारी व अविकारी शब्द पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शब्द को जानते हैं। शब्द क्या है? शब्द वर्णों का सार्थक एवं व्यवस्थित स्वतंत्र मेल शब्द कहलाता है। या हम बिल्कुल साधारण से शब्दों में कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उदाहरण हम देख लेते हैं कि शब्द कैसे बनता है। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है, जैसे अ, ग, अ, म, अ, न, अ। क्या बन गया? आगमन। ऐसे ही क, अ, म, अ, ल, अ, कमल। फिर शब्द की विशेषताएं क्या हैं? शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। नंबर 2, शब्दों की रचना वर्णों के मेल से होती है। नंबर 3, शब्द एक निश्चित अर्थ रखते हैं। शब्द एवं पद। शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक एवं स्वतंत्र मेल शब्द कहलाता है, जैसे लड़का, आम, खा। फिर पद। शब्द पद कैसे बनता है? शब्दों के साथ जब विभक्ति चिन्हों या परसर्गों का प्रयोग करके तथा व्याकरणिक नियमों में बांधकर वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तब वही शब्द पद बन जाता है। विभक्ति चिन्ह कहाँ से हमें मिलते हैं? कारक से। तो जैसे हमने ऊपर बताया कि लड़का, आम, खा, अगर इन्हीं शब्दों को हम विभक्ति चिन्ह या परसर्ग या व्याकरणिक नियमों में इनको बांध दें तो ये सभी शब्द क्या बन जाएंगे? पद बन जाएंगे वाक्य में प्रयोग होने पर। कैसे? लड़के ने आम खाया। परसर्ग का प्रयोग यहाँ किया गया है। हमने क्या परसर्ग लगाया है? ने। शब्द एवं पद में अंतर। शब्द वाक्य के बाहर होते हैं, जबकि पद वाक्य में बंधे होते हैं। जैसा कि ऊपर दिखाया गया कि लड़का, आम, खा, ये क्या हैं? ये अलग अलग शब्द हैं और वाक्य से बाहर हैं। जब हम इन्हीं शब्दों को विभक्ति चिन्ह या परसर्ग लगाकर या इनको व्याकरणिक नियमों में बांध देते हैं तो वही शब्द क्या बन जाता है? पद बन जाता है। जबकि पद किसमें बंधा है? वाक्य में बंधे होते हैं और शब्द वाक्य के बाहर होते हैं। यानी कि पद वाक्य के अंदर होते हैं और शब्द वाक्य के बाहर होते हैं। शब्दों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। शब्द का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, जबकि पद अपना अर्थ वाक्य के अनुसार देते हैं। कैसे? जैसे हम मान लें कि महान शब्द है। महान शब्द का जब हम उसको वाक्य में प्रयोग करें तो तभी उसका अर्थ कुछ और मतलब हमें पता चलेगा। महान जो शब्द है वो वाक्य से बाहर है। जब हम उसको वाक्य के अंदर ले लेंगे तो वो पद का काम करेगा। जैसे हम कहें अशोक एक महान व्यक्ति थे। तो आगे देखें पदबंध। जब कई पद मिलकर
एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। क्या कहा हमने? जब कई पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। पदबंध नाम से ही हमें पता चल रहा है कि पदों को बांध लेना, यानी कि एक से अधिक पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करता है तो वो क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। और पदबंध के कितने भेद हैं? पदबंध के भेद हैं जैसे संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, विशेषण पदबंध है, क्रिया पदबंध है और क्रिया विशेषण पदबंध है, या हम फिर कह सकते हैं अव्यय पदबंध। कितने भेद हैं पदबंध के? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध। यानी कि पदबंध को हमने 5 भागों में विभाजित किया है। हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमेशा बकबक करने वाले तुम आज मौन क्यों हो। यानी कि इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? जहाँ पर भी रेखांकित शब्द हमें, यानी कि जो रेखा शब्दों के नीचे लगी है वो जहाँ भी रुकती है, हमने उस शब्द को देखना है कि कौन? हमेशा बक बक करने वाले तुम। तुम क्या है? सर्वनाम है, मध्यम पुरुष, तो यहाँ कौन सा पदबंध बनेगा? सर्वनाम पदबंध। अगला देखें, घर के आगे लगे पेड़ सूख गए। यानी कि रेखांकित पद, हमारी जो रेखा लगी हुई है पदों के नीचे, वो कहाँ जाकर रुकी है? पेड़। पेड़ क्या है? किसी वृक्ष को हम कहते हैं पेड़, यानी कि कोई नाम है, वस्तु है, स्थान है जो संज्ञा का बोध कराते हैं, तो ये पेड़ हमें जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। तो पेड़ से हमें पता चल रहा है यहाँ पर कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है। फिर तीसरा है, महेश पढ़कर सो गया। अब हमने रेखांकित किन पदों को किया है? पढ़कर सो गया। तो यहाँ पढ़ भी क्या है? क्रिया है, धातु है, इसमें कर प्रत्यय लग गया, पढ़कर क्रिया हो गई, सो गया, यानी कि यहाँ पर क्या दिखाया गया है? क्रिया पदबंध। कौन सा पदबंध है? क्रिया पदबंध। चांद सा सुंदर, यानी कि चंद्रमा के समान सुंदर, यहाँ विशेषता दिखाई जा रही है, तो कौन सा पदबंध होगा? विशेषण पदबंध। फिर है, वह बहुत धीरे धीरे उठा। अब यहाँ पर बहुत धीरे धीरे, धीरे धीरे भी विशेषण है और उठना क्रिया है और बहुत, तो इसने हमें जो रेखांकित शब्द है धीरे धीरे उठा, उठने की विशेषता बताई गई, धीरे धीरे, तो यहाँ पर क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध है। इसी प्रकार से परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं, या सर्वनाम पदबंध किसे कहते हैं, विशेषण पदबंध किसे कहते हैं, तो हम क्या बताएंगे? जब एक से अधिक पद मिलकर व्याकरणिक इकाई की जगह क्या आ जाएगा? संज्ञा का कार्य करें। जब एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम का कार्य करें, जब एक से अधिक पद मिलकर विशेषण का कार्य करें, जब एक से अधिक पद मिलकर क्रिया का कार्य करें, जब एक से अधिक पद मिलकर अव्यय का कार्य करें, तो उसको क्या कहेंगे? अव्यय पदबंध कहेंगे। तो इस प्रकार से हम सभी पदबंध की परिभाषा दे सकते हैं। फिर आता है हमारा शब्दों के भेद। शब्दों को कितने आधार भागों में बांटा गया है? शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों, इनके 4 भेद हैं। नंबर 1 है उत्पत्ति के आधार पर। हम इसको कई नामों से जान सकते हैं। उत्पत्ति, उद्गम, ऐतिहासिक, स्रोत, यानी कि ये परीक्षा में ये किसी भी नाम से आ सकता है। नंबर 2 क्या है? बनावट के आधार पर। बनावट, व्युत्पत्ति, रचना, इसके ये नाम भी हैं। नंबर 3 प्रयोग के आधार पर। नंबर 4 अर्थ के आधार पर। अब हम
इन भेदों को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। नंबर 1 क्या था? उत्पत्ति के आधार पर। हमने इसके दूसरे नाम भी जाने, पहले मैंने बता दिए, उद्गम, ऐतिहासिक, स्रोत। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के 4 भेद हैं। नंबर 1 तत्सम। तत्सम संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि उनमें कोई भी बदलाव नहीं होता। जो संस्कृत में शब्द प्रयोग किए जाते हैं हम उनको ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं। तत्सम शब्द 2 शब्दों से बना है, तत् जमा सम, जिसका अर्थ है संस्कृत के अनुसार। हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। कृषक, यानी कि हम इसको कृषक ही, वैसे हम इसका तद्भव रूप बना सकते हैं किसान, तृण तिनका, कूप कुआं, नासिका नाक, परंतु हम इन शब्दों को ज्यों का त्यों ही अपनी हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं। नंबर 2 तद्भव शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न तो हुए हैं पर उन्हें ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाता, इनके रूप में बदलाव आ जाता है, तो इनको तद्भव शब्द कहते हैं। ये भी तद्भव शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे तद और भव, जिसका अर्थ उसी से उत्पन्न, यानी कि किससे उत्पन्न? संस्कृत से, संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न, या संस्कृत के शब्दों में बदलाव कर देना, परिवर्तन हो जाना तद्भव शब्द कहलाता है। इसका उदाहरण है सूरज, और संस्कृत में क्या था? सूर्य, कर्तव्य कार्य, कान कर्ण, सांप सर्प, सावन श्रवण। यानी कि संस्कृत से हमने इनको बदल दिया है, इनका रूप बदल दिया है, तो ये तद्भव शब्द बन गए हैं। नंबर 3 क्या है? देशज शब्द। जो शब्द ग्राम्य अंचल में बोले जाते हैं, ये शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयोग होते हैं। यानी कि जो साहित्यकार है, जो लेखक है, जो कवि है, वो जिस क्षेत्र का है वो अपने पाठ में, अपनी कविता में, अपने अंचल के कुछ शब्दों को अपने लेख में ले लेता है। तो जैसे उदाहरण है अंगोछा, जूता, झाड़ू, थैला, रोटी आदि। ये क्या है? देशज शब्द हैं। नंबर 4 क्या है? आगत या विदेशी शब्द या विदेशज शब्द। हम विदेशी को विदेशज भी बोल सकते हैं। जो शब्द विदेशी भाषाओं के संपर्क के कारण अनेक शब्द हिंदी में प्रयोग होने लगे, या हम अपने हिंदी में विदेशी शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे अरबी शब्द कानून, करामात, नज़र, फकीर, अदालत, दरवाजा, कदम आदि। फारसी शब्द खत, कारतूस, दीवार, गर्दन, जबान, जिगर, गरीब आदि। ये क्या हैं? ये फारसी शब्द हैं। पहले हमने अरबी शब्द बताए। और अंग्रेजी शब्द हॉल, डॉक्टर, चॉकलेट, कंप्यूटर, गैस, कार्ड, चार्जर आदि। यानी कि आगत या विदेशी शब्द जो थे वो किन किन दूसरी भाषाओं से हमारी हिंदी में प्रयोग की जाती हैं? अरबी, फारसी, अंग्रेजी। फिर है हमारा नंबर 2 बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर हमने इसको भी 3 नाम दिए हैं। बनावट, व्युत्पत्ति, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? यहाँ शब्द के 3 भेद हैं। बनावट, रचना, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सके। सार्थक यानी कि किसी भी शब्द का
खंड करने पर, उसके टुकड़े करने पर उसका कोई अर्थ न निकले। जैसे ऊपर, ऊ जमा प जमा र, नीचे नी जमा चे। तो यहाँ इन को जो हमने टुकड़ों में विभाजित कर दिया तो इनका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। नंबर 2, यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक शब्दांशों या शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कलम जमा दान, दो शब्द हमने या दो शब्दांश हमने यहाँ मिला दिए हैं तो क्या बन गया, कलम दान। फल जमा वाला, फल वाला, ये क्या थे, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कौन से होते हैं, दो या दो से अधिक शब्दांशों या शब्दों के मेल से बनते हैं। नंबर 3 क्या है, योगरूढ़ शब्द। जो यौगिक शब्द किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चिड़िया जमा घर, यानी कि क्या बन गया, चिड़ियाघर। नाम से तो हमें कैसा लग रहा है कि जिस घर में केवल चिड़िया ही चिड़िया रहती हो, पर ऐसा नहीं है। चिड़ियाघर जो शब्द लिया है वो विशेष अर्थ में प्रयोग किया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ चिड़ियाघर का, पक्षियों का घर। केवल चिड़िया का घर नहीं, सभी पक्षियों का घर। तो विशेष अर्थ क्या है, सभी प्रकार के पशु पक्षियों के रखे जाने का स्थान, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, चिड़ियाघर। ऐसे ही हमारे पास कुछ और शब्द हैं, जैसे खेचर है, पंकज है, श्वेतंबरा, नीलकंठ, दशानन, लंबोदर। पंकज, पंक जमा ज, पंक किचड़ ज उत्पन्न, यानी कि जो किचड़ में पैदा होता है वो कौन है, कमल, कमल का फूल। तो ये एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये सभी शब्द क्या हैं, योगरूढ़ शब्द हैं। फिर नंबर 3 आ जाता है हमारा, प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। कितने प्रकार से किया गया, 2 प्रकार से है। नंबर 1, विकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक व वाच्य के कारण परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का शब्द को ही ले लीजिए, लड़का से हम अगर इसका लिंग बदलें तो क्या बन जाएगा, लड़की। अगर वचन बदलें, लड़के। अगर हम कारक लगाएं कि जैसे हम कहें लड़की खेलती है, लड़के खेलते हैं, या लड़के ने अपना काम कर लिया है, या परसर्ग लग गए, विभक्ति चिन्ह लग गया, तो इसमें हम परिवर्तन बदलाव कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। अब विकारी जो शब्द है उसको भी 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्या है, संज्ञा। नंबर 2 सर्वनाम। नंबर 3 विशेषण। नंबर 4 क्रिया। इनको हम विस्तार से अगले उसमें पढ़ेंगे। आज हम केवल यही बताएंगे कि विकारी जो शब्द हैं उनके भी 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। नंबर 2 अविकारी शब्द। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। अविकारी जिसमें परिवर्तन न हो। किन किन के कारण, जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता। देखो कितना आसान है, यहाँ होता है, हमने यहाँ केवल नहीं ही लगाना है, तो वो क्या बन जाएगा, अविकारी शब्द बन जाएगा। जैसे धीरे धीरे, और, आज, कल, परसों आदि, ये सब क्या हैं, अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द को भी 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि अविकारी शब्द के भी 4 भेद हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण। नंबर 2 समुच्चय बोधक। नंबर 3 संबंध बोधक। नंबर 4 विस्मयादि बोधक।
जैसे हमने ऊपर विकारी शब्द के 4 भेद बताए कि जैसे हम कहें संज्ञा लड़का, पुरुष, पर्वत, नदी, सर्वनाम मैं, हम, तू, तुम, उनका, तेरा, मेरा, ये सब क्या है? सर्वनाम है। विशेषण सुंदर, अच्छा, बुरा, नमकीन, ये क्या है? विशेषण है। क्रिया पढ़ना, सोना, बैठना, भागना, ये सब क्या है? क्रिया है। यानी कि हम उनमें बदलाव कर सकते हैं। और अविकारी शब्द जैसे क्रिया विशेषण धीरे धीरे, समुच्चय बोधक और आज, कल, परसों, ये भी क्या है? क्रिया विशेषण ही हैं। तो ये सभी शब्द क्या हैं? अविकारी शब्द हैं। और अविकारी को भी 4 भागों में बांटा गया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। नंबर 4 अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। नंबर 1 निरर्थक, जो शब्द अर्थहीन होते हैं, यानी कि जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। परंतु ये शब्द सार्थक शब्दों के पीछे लग उनका अर्थ विस्तार करते हैं। उदाहरण, लड़का पढ़ने में ठीक ठाक है। तो जो यहाँ ठीक के साथ ठाक शब्द लगा है, वैसे तो इसका कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक है, पर ठीक के साथ लगने पर इसने इसके अर्थ में विस्तार कर दिया है। तो ऐसे शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। इसी का दूसरा भेद है सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कोयल, संसार, कर्तव्य आदि क्या हैं? सार्थक शब्द हैं। इन शब्दों को बोलने से ही हमारे जहन में इनके अर्थ आ जाते हैं। तो ये कौन से शब्द हो गए? सार्थक शब्द। अब जितना भी हमने पढ़ा है, इन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आ जाते हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। शब्द से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित बताइए। जैसा कि हमने बताया कि वर्णों के सार्थक मेल से बनी इकाई क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। कोई भी उदाहरण दे दीजिए जो शब्द सार्थक है और स्वतंत्र है। पुस्तक, लड़का, नदी, पर्वत आदि। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, पद किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। पद यानी कि जो हमारा शब्द था, शब्द जब वाक्य में किसके नियमों में बन जाए? व्याकरणिक नियमों में बन जाए तो वह पद बन जाता है। जैसे लड़का, लड़का हमने ले लिया, आम हमने लिया, खा, ये क्या थे? शब्द थे, स्वतंत्र हैं, वाक्य से बाहर हैं। जब हम इनको वाक्यबद्ध कर दें तो वो पद बन जाते हैं। लड़के ने आम खाया। नंबर 3 क्या है? शब्द और पद में अंतर स्पष्ट कीजिए। मैंने बता ही दिया तो आप अंतर स्पष्ट कर ही दोगे, या मैं बता भी देती हूँ। शब्द क्या होते हैं? शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनी एक स्वतंत्र इकाई है, अर्थवान इकाई है। और पद क्या है? जब शब्द को व्याकरणिक नियमों में बांधकर वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद बन जाता है। शब्द वाक्य से बाहर होते हैं और पद वाक्य के अंदर होते हैं। उदाहरण भी हम दे सकते हैं। लड़का आम खा। हम पद कैसे बनाएंगे? लड़के ने आम खाया। नंबर 4 जो हमारा प्रश्न है, पदबंध किसे कहते हैं? इसके कितने भेद हैं? जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करें, उसे हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। और इसको 5 भागों में बांटा गया है, यानी कि इसके 5 भेद हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और अव्यय पदबंध। शब्द के कितने भेद हैं? शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हमारा था उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 व्युत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 प्रयोग के आधार पर
और नंबर 4 अर्थ के आधार पर। उद्गम व उत्पत्ति या ऐतिहासिक स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? इसके 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। प्रश्न नंबर 7, बनावट, रचना, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। प्रश्न नंबर 8, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी शब्द में अंतर स्पष्ट करें। विकारी शब्द क्या है? लिंग, वचन, पुरुष, कारक, वाच्य, काल के कारण जिसमें परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं, और अविकारी में परिवर्तन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, निरर्थक और सार्थक। फिर प्रश्न ऐसा आ सकता है पेपर में, विकारी और अविकारी शब्द छांटिए, यानी कि यहाँ कुछ शब्द ये हैं, इसमें से आपने छांट कर लिखना है कि कौन सा विकारी शब्द है और कौन सा अविकारी शब्द। पुस्तक क्या है? विकारी शब्द है, क्योंकि हम इसका वचन बदल सकते हैं, पुस्तकें। हाय क्या है? विस्मयादिबोधक, यानी कि अविकारी शब्द है। लड़का विकारी, अरे अविकारी, विद्यालय विकारी, आज अविकारी अथवा अविकारी, नदी विकारी, पुरुष विकारी, यहाँ अविकारी। ये शब्द क्या है? आप छांटो इनमें से, देखो, पहले समझो, फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा शब्द विकारी है, कौन सा अविकारी है। शब्द कब पद बन जाता है? जब शब्द को वाक्य में व्याकरणिक नियमों में बांधकर प्रयोग किया जाता है तो वह क्या बन जाता है? पद बन जाता है। तब शब्द क्या बन जाता है? पद बन जाता है। धन्यवाद।